अब है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लागत, चैप्टर नंबर 7। कुछ बुक्स में ये चैप्टर नंबर 8 है, कुछ बुक्स में चैप्टर नंबर 6 है। तो हमारा जो सीक्वेंस है वो मेंटेन रहेगा। लागत का मतलब होता है खर्चे। खर्चे किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे साधारण शब्दों में हम लागत कहते हैं। तो लागतें कई प्रकार की होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास वास्तविक लागत कौन होती है। जब उत्पादन की लागतें दुख, थकावट, परेशानी के रूप में श्रमिकों की मेहनत के रूप में मापा जाए उसे कहते हैं वास्तविक लागत। जो श्रमिकों की थकावट है, परेशानी है या दुख है, उनको अगर किसी चीज़ में मापा जाता है तो वो कहलाई जाती है वास्तविक लागत। सामाजिक लागत नाम से ही पता लग रहा है, सामाजिक लागत जो पूरे समाज को सहन करनी पड़ती है या वहन करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है, उसे कहते हैं सामाजिक लागत। जो समाज द्वारा निश्चित वस्तु का उत्पादन करने के लिए पूरे समाज को उठानी पड़ती है उसे कहते हैं सामाजिक लागत। जैसे एक रासायनिक फैक्ट्री के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसके द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो समाज में कई प्रकार की बीमारियां फैलाता है, तो वो कहलाएंगी सामाजिक लागत। फिर आता है हमारे पास स्पष्ट लागत कहती है। ये वे भुगतान है जो बाहरी लोगों के द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उनके बदले में जो मजदूरी दी जाती है या भुगतान किया जाता है उसे कहते हैं स्पष्ट लागत। जो बाहरी लोगों की सेवाओं का उपयोग करने के कारण जो मजदूरी दी जाती है उसे बाहरी लागत कहेंगे। निहित लागत किसे कहते हैं। निहित लागत कहते हैं जो फर्म को अपने निजी प्रयत्नों के फलस्वरूप जो मजदूरी चुकानी पड़ती है उसे कहेंगे हम निहित लागतें। जो स्वयं की अपनी लागतें होती हैं वो निहित लागतें कहलाएंगी। फिर है अवसर लागत। अवसर लागत किसे कहते हैं। अवसर लागत को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। वास्तविक लागत को कहेंगे हम रियल कॉस्ट, और सामाजिक लागत सोशल कॉस्ट, और स्पष्ट लागतों को कहेंगे हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और निहित लागतों को कहेंगे हम प्राइवेट कॉस्ट। तो अब कर रहे हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। अवसर लागत किसे कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं वो ऐसी लागत को जब हम एक वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हम दूसरी वस्तु का हमें त्याग करना पड़ता है। जैसे मान लो यदि हमें चने की खेती करनी है तो हमें गेहूं का त्याग करना पड़ेगा, गेहूं को नहीं उगाना पड़ेगा। एक और उदाहरण है, यदि एक पेन खरीदने के लिए हम एक टिकट सिनेमा का परित्याग करते हैं तो वह उसकी अवसर लागत कहलाएगी। हमने क्या किया, पेन खरीदा और बदले में हमने ये नहीं चाहा कि हम एक सिनेमा की टिकट खरीद पाएँ या खरीदें, तो उसका त्याग करना कहलाया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। जिस चीज़ का हम त्याग करेंगे वह उसकी अवसर लागत कहलाएगी। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है कि हम दो वस्तुएं x और y को चूज़ करते हैं। यदि हम x की ज़्यादा मात्रा को चूज़ करते हैं तो हमें y वस्तु की इन वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, तो तभी हमें ये वस्तुएं अधिक मिल पाएंगी यहाँ तक। तो इनका त्याग करने को कहलाते हैं अवसर लागत। इस स्थिति में हम उन वस्तुओं का ही चुनाव करते हैं जिनसे हमें लाभ अधिक हो। देखो जैसे यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, ज़्यादा गैप नहीं है, कम गैप है। जिसका गैप अधिक होगा तो वहाँ समझो कि हमें लाभ मिल रहा है, तो हम उस वस्तु को चूज़ करेंगे। और दूसरी वस्तु का जिससे हमें कम लाभ मिलता है तो दैट मीन्स हानि है, तो उन वस्तुओं का हम त्याग करेंगे, तो वो कहलाएगी अवसर लागत। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीमांत लागत औसत लागत में क्या संबंध है। सीमांत लागत और औसत लागत दोनों का अनुमान कुल लागत से लगाया जा सकता है। कुल लागत से कैसे लगाया जाएगा। सीमांत लागत का अनुमान आगे वाली कुल लागत की इकाइयों को पीछे वाली कुल लागत की इकाइयों से माइनस करने पर लगाया जाएगा, जबकि औसत लागत का अनुमान कुल लागत को
उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर लगाया जाता है। जैसे हमने पीछे भी किया कि कुल कैसे निकालते हैं, सीमांत कैसे निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं। औसत भाग देने से निकालते हैं और सीमांत कैसे निकालते हैं, कुल लागत या कुल आय या कुल उत्पादन की अगली इकाई को पिछली इकाइयों से माइनस करने पर निकालते हैं। तो सीमांत और औसत लागत में और संबंध क्या है? दूसरा संबंध ये है कि जब सीमांत लागत घटती है तो औसत लागत भी घटती है, लेकिन सीमांत लागत के घटने की दर औसत लागत से अधिक होती है। ये हमारे पास डायग्राम में जैसे दिखाया गया है, ये सीमांत लागत है और ये औसत लागत है। औसत लागत वक्री आकार का होता है, इस शेप का होता है, और यहाँ पर ये इसके न्यूनतम बिंदु F पर काट रहा है। जो सीमांत लागत जब घटती है तो औसत लागत भी घटती है, लेकिन उसके घटने की दर अधिक होती है। जब सीमांत लागत बढ़ती है तो औसत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत के बढ़ने की दर औसत से अधिक होती है। अब जैसे डायग्राम में दिखाया जा रहा है कि जब ये बढ़ती है तो इसके बढ़ने की दर ये बिल्कुल सीधे स्ट्रेटली बढ़ती है, जबकि ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रही है। और लास्ट पॉइंट, जब सीमांत लागत औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु, यहाँ पर पूरा बॉटम में है, यहाँ पर इसको F बिंदु पर, न्यूनतम बिंदु पर काट कर ऊपर की ओर बढ़ती है। फिर है हमारे पास औसत लागत वक्र U आकार का क्यों होता है। औसत लागत वक्र U आकार का होने के कुछ पॉइंट्स हैं। इन कारणों से औसत लागत वक्र U आकार का होता है। सबसे पहला है कि औसत लागत वक्र दो चीज़ों का जोड़ होता है, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। दो चीज़ों का जोड़ होने के कारण शुरू में दोनों औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत दोनों क्या है, शुरू में घटती है, जिस कारण जैसा ये चित्र में दिखाया गया है, ये औसत बंधी लागत है और ये औसत परिवर्तनशील लागत है। शुरू में क्या हो रहा है, ये औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील दोनों लागतें घट रही है और ये M बिंदु तक घटती जाती हैं, और इसी कारण औसत लागत शुरू में घटती जाती है और वो घटकर N बिंदु, जहाँ पर ये सारे मिलकर घट रहे होते हैं, वहाँ तक घटती रहती है, क्योंकि ये दोनों का जोड़ है औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तन, AFC और AVC का जोड़ है। इसके बाद देखो क्या होता है, इसके बाद औसत बंधी लागत घट ही रही होती है नीचे की ओर, जबकि औसत परिवर्तनशील लागत ऊपर की ओर बढ़ रही है। बढ़ने के कारण, सबसे ज़्यादा स्पीड होने के कारण, तेज़ गति होने के कारण ये ज़्यादा औसत लागत पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठने लगता है। क्योंकि ये दोनों का जोड़ है, इसके बढ़ने की दर AVC की ज़्यादा है, जिसके कारण औसत लागत वक्र ऊपर की ओर उठने लगता है, जैसा चित्र में दिखाया जा रहा है। वैसा ही ठीक इस चित्र में भी दिखाया गया है, लेकिन उसमें ज़्यादा स्पष्ट है, तो उसी कारण हमने उसको ध्यान से समझाया। ध्यान रहे कि ये जो इक्विवेलेंट्स चीज़ें हैं सारी की सारी, ये एकदम जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, AVC AFC, उसी बिंदु पर A औसत लागत वक्र भी न्यूनतम हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, औसत लागत वक्र U आकार का क्यों होता है, क्यों ये U आकार का हो रहा है। उसके पीछे एक और कारण है घटते बढ़ते अनुपात का नियम। शुरू में स्थिर साधनों के साथ परिवर्तनशील साधन की जैसे जैसे इकाइयाँ लगाई जाती है, तो शुरू में फर्मों को की लागतें घटने लगती है, औसत लागत घटने लगती है और लाभ बढ़ने लगता है, जिसके कारण औसत लागत वक्र शुरू में नीचे की ओर खिसकता है। इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो औसत लागत शुरू में घटने लगती है, यदि उसके पश्चात भी स्थिर साधन, जैसे हमने फोटोस्टेट मशीन का उदाहरण लिया था, यदि उस पर और अधिक इकाइयाँ लगाई जाएंगी तो उस स्थिति में औसत लागत ऊपर की ओर उठने लगती है, जबकि लाभ कम होता जाता है। उस कारण औसत लागत U आकार का होता है। मतलब एक स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाएंगी तो पहले तो लागतें कम होंगी, लेकिन एक सीमा आएगी, उसके पश्चात वो लागतें बढ़ती जाएंगी। अब थर्ड पॉइंट से हमारे पास
जब शुरू में फर्मों को कई प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण औसत लागत घटने लगती है और एक न्यूनतम बिंदु के पश्चात पहुंचने के पश्चात फर्मों को कई प्रकार की हानियां भी होने लगती है। तो शुरू में कई प्रकार की बचतें होने के कारण उनके लाभ बढ़ जाते हैं और बाद में जब हानियां शुरू हो जाती हैं तो हानियां बढ़ने के कारण औसत लागत वक्र यू आकार की ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है, जिसके कारण ये यू आकार का बन जाता है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। शुरू में औसत लागत घटती है और एक न्यूनतम बिंदु ये है। इसके पश्चात यदि परिवर्तनशील साधन की ज़्यादा इकाइयाँ लगाई जाती तो ये बढ़ने लगती है और इस स्थिति में फर्मों को हानियाँ प्राप्त होती हैं, जिसके कारण ये बढ़ती है। ये वाला पोर्शन बचत का पोर्शन है और ये वाला पोर्शन हानियों का है। इस कारण औसत लागत यू आकार का होता है। अब है हमारे पास लागतें कितने प्रकार की होती है। अल्पकालीन लागत 3 प्रकार की होती है, तो औसत लागत दीर्घकालीन लागत भी 3 प्रकार की होती है। बस अल्पकालीन लागत के आगे हम लिखते हैं, जैसे एस लगा लेते हैं, जैसे स्मॉल टोटल कॉस्ट, स्मॉल एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन लिखेंगे हम इनके आगे, जैसे शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। उसी तरह जो दीर्घकालीन लागत होगी उसे कहते हैं लॉन्ग रन, तो एल लिखते हैं इनके आगे, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। कुल लागत कहते हैं हम किसी फर्म द्वारा किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा उत्पादन करने के लिए जो खर्चा किया जाता है उसे कुल लागत कहेंगे। एक निश्चित वस्तु की एक निश्चित मात्रा उत्पादन करने के ऊपर जो खर्चा आता है उसे कुल उत्पादन कहेंगे। औसत लागत प्रति इकाई उत्पादन करने के लिए जो खर्चा आता है उसे औसत लागत कहते हैं। सीमांत लागत एक इकाई अधिक या एक इकाई कम उत्पादन करने के कारण जो खर्चे में जो कमी या परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। आगे फिर हम कुल लागत को 2 भागों में डिवाइड करते हैं कि कुल लागत 2 तरह की होती है हमारे पास। एक होती है बंधी लागत और दूसरी होती है परिवर्तनशील लागत। ठीक वैसे ही औसत लागत भी हमारे पास 2 तरह की होती है, औसत बंधी लागत और औसत परिवर्तनशील लागत। अब हमारे पास आता है डिफरेंस क्या है औसत बंधी लागत और परिवर्तनशील लागत। बंधी नाम से ही पता लग रहा है कि ये बदलती नहीं है, इसे स्थिर लागत भी कहते हैं। ये उत्पादन शून्य होने या अधिक होने पर बंधी लागत हमेशा स्थिर रहती है, जबकि परिवर्तनशील लागत नाम से मतलब परिवर्तित होती रहती है। उत्पादन बढ़ेगा तो लागत बढ़ती है, उत्पादन कम होगा तो लागत कम होती है। ये कुल बंधी लागत साधनों के बंधे लागतों के का प्रतिफल है, अर्थात ये बंधे साधनों की लागत है, जबकि परिवर्तनशील लागत ये परिवर्तनशील साधनों की लागतें हैं। बंधी लागत वे लागतें होती हैं जो उत्पादन बंद करने पर भी हमें सहन करनी ही पड़ती है, जैसे प्रबंध के स्टाफ का वेतन, घिसावट, पूंजी पर ब्याज, बिल्डिंग की टूट फूट या सामान्य लाभ या किराया आदि। ये इस तरह के खर्चे हैं जो उत्पादन बंद करने पर भी हमें सहन करने ही पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे, जबकि परिवर्तनशील लागत वो लागत के खर्चे हैं जो उत्पादन होने पर ही बढ़ते हैं, कम होने पर कम हो जाते हैं या उत्पादन शून्य होने पर शून्य हो जाते हैं, जैसे कच्चे माल का खर्चा या श्रम की लागत। ये इस तरह के खर्चे हैं जो उत्पादन शून्य होने पर कम हो जाते हैं, अर्थात शून्य हो जाते हैं। और है हमारे पास वास्तविक लागत से क्या अभिप्राय है, जिसे कष्ट, असुविधा, त्याग, थकावट के रूप में प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं वास्तविक लागत। कुल लागत से क्या अभिप्राय, किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा उत्पादन करने के लिए उस पर किए जाने वाले व्यय को कुल लागत कहते हैं। अवसर लागत किसे कहते हैं, अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु का त्याग करने, किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के लिए जो त्याग करना पड़ता है, त्याग करते हैं, और उस वस्तु की अवसर लागत कहलाती है। स्पष्ट लागतें किसे कहते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन के साधनों को किए जाने वाले मौद्रिक भुगतान को हम स्पष्ट लागत कहते हैं। निहित लागतें जो फर्म को अपने स्वयं के प्रयत्नों के फलस्वरूप जो कष्ट उठाना पड़ता है या भुगतान करना पड़ता है उसे हम निहित लागत कहते हैं। निजी लागत जो किसी फर्म द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो
निजी खर्चा करना पड़ता है वो निजी लागत कहलाती है। सामाजिक लागत जो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए पूरे समाज को उठानी पड़ती है। मौद्रिक लागत जो किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है वह मौद्रिक लागत कहलाता है। नाम से पता लग रहा है मौद्रिक लागत। फिर है बंधी या स्थिर लागत किसे कहते हैं? बंधी या स्थिर लागत, यह हमने अभी पीछे डिस्कस किया। यह बंधी लागत स्थिर साधनों की लागत है जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती। परिवर्तनशील लागत क्या है? जो उत्पादन कम या अधिक होने पर कम, होने पर कम, अधिक होने पर अधिक होती है। बंधी लागत के कौन कौन से उदाहरण हैं? वह स्टाफ, प्रबंधकीय स्टाफ का वेतन या किराया। परिवर्तनशील लागत का उदाहरण जैसे कच्चे माल पर किया गया खर्चा, श्रमिक की मजदूरी। श्रम विभाजन से क्या अभिप्राय है? ये इम्पोर्टेंट है। श्रम विभाजन, क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्क। श्रम विभाजन श्रमिकों को उनकी योग्यता और विशेषताओं के अनुसार काम बांटने को श्रम विभाजन कहते हैं। इसकी स्पेशलिटी ये है कि अगर हम काम को उनकी योग्यताओं के अनुसार बांटते हैं तो काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है और काम जल्दी से होता है, समय कम लगता है। कुल लागत के कौन कौन से घटक हैं? कुल बंधी लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। औसत लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत लागत कहा जाता है। सीमांत लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के कारण जो उत्पादन में परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। तो यहाँ पर औसत लागत को हम इस तरह से निकालते हैं। औसत लागत बराबर है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय उत्पादन की इकाइयाँ। जबकि सीमांत लागत को हम क्या करते हैं? आगे वाली कुल लागत माइनस पीछे वाली कुल लागत से माइनस करते जाते हैं तब तक जब तक वैल्यूज़ दी हुई होती है। इसे हम दूसरी तरह से भी लिखते हैं कुल लागत में परिवर्तन बटा औसत उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन। तो एग्ज़ाम में आपके पास एक 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है जो इसमें दिया होगा। आपके पास उत्पादन की इकाइयाँ दी है, कुल लागत दी है और कहा होगा आपको औसत लागत निकालो और सीमांत लागत निकालो। इस स्थिति में यदि हमें कुल लागत दी हुई हो तो औसत लागत निकालनी हो तो औसत, जब भी हम नाम सुनते हैं औसत, एवरेज, एवरेज मतलब डिवाइड करना है। तो डिवाइड किसको किससे करना है? डिवाइड कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड करना है। तो 10 को 1 से भाग दिया वो आ गया यहाँ पे, 9 को 2 से भाग दिया वो आ गया यहाँ पे। तो ये आपने इस तरह से निकालना है। 8 को 3 से भाग देना वो यहाँ पे लिखना, 7 को भाग देना 4 से वो यहाँ पे लिखना है, 7 को भाग देना 5 से वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सीमांत कैसे निकालेंगे? सीमांत मान लो 10 का 10, 9 में से 10 गए वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद 8 में से 9 गए वो यहाँ पे लिखना, 7 में से 8 गए यहाँ पे लिखना है, 7 में से 7 गए वो यहाँ पे लिखना है। ये नीचे वाला अपने इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये गलत है। अब है दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास। इसमें क्या दिया? इसमें हमें औसत दिया है। अब औसत दिया है, औसत का ऑपोजिट क्या होगा? औसत से हम कुल निकालेंगे। अब कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? पहले हमने हमारे पास कुल दिया था तो हमने क्या किया था? औसत निकाला था। अब क्या हमारे पास ये दिया, औसत दिया है और कुल निकालना है तो हमें क्या करना? औसत का मतलब भाग दिया था हमने पीछे, तो भाग का उल्टा होता है गुणा करना। तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे? औसत को उत्पादन की इकाइयों से गुणा करेंगे और उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे कुल के नीचे। 20 गुणा 1 कितना हुआ? 20। 19 गुणा 2 वो यहाँ पे, 18 गुणा 3 यहाँ पे, 17 गुणा 3 वो यहाँ पे, 16 गुणा 5 वो यहाँ पे लिखना है। मतलब यदि हमें औसत दिया हो तो हमें क्या करना? उत्पादन की इकाइयों के साथ गुणा करके उसका कुल बनाना है। और यदि हमें कुल दिया है तो हमें औसत बनाना है तो हमें उत्पादन की इकाइयों के साथ भाग देकर उसे औसत में लिखना है। फिर यदि हमें कुल मिल गया, जब कुल निकल जाता है तो उसके बाद हमें सीमांत निकालना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, कुल की एक इकाई अगली से पिछले वाली को माइनस करते हुए हमें यहाँ पे उसे लिखते जाना है। जैसे बी, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ गई, मान लो हमने निकाल ली। तो हमें कुल की सीमांत निकालनी, तो सीमांत कैसे निकलेगी? सीमांत निकालने के लिए 20 का 20 लिखेंगे हम। 20 38 में से 20 के कितने रहते हैं? 18।
ठीक है जी। फिर 54 में 38 गए, कितने रहते हैं 16। तो इस तरह से हमने 68 में 54 रहे 14, और 80 में 68 गए तो कितने रहे 12। तो ये लिखने हैं हमने इस तरह। मतलब सीमांत अगर हमें कुल से निकालना है तो आगे वाली इकाई को पिछले वाली इकाई से माइनस करते हुए सामने लिखते जाना है। लेकिन ध्यान रहे शुरू वाली इकाई वही रहेगी जो कुल की है, सीमांत की भी वही ही होती है। तो ये था आपका चैप्टर, ये हो गया है ख़त्म।